क्या गुल खिलाएगी रूस और बेलारूस की दोस्ती? बेलारूस में बनाएगा रूस अपना सैन्य अड्डा। बेलारूस में होगी यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश। क्या है यूक्रेन और नाटो को खत्म करने का पुतिन का प्लान? क्या भारत के पास है वॉर को समाप्त करने का फार्मूला? बेकाबू पुतिन क्या मानेंगे प्रधानमंत्री मोदी की बात? नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को लेकर 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है। 15,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध विभीषिका की भेंट चढ़ चुके। घायल सैनिकों का कोई आंकड़ा नहीं। इस युद्ध में कितने निर्दोष नागरिक मारे गए, उनकी संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और वहां मरकट जैसा सन्नाटा पसरा है। रह रहकर बजते खतरे के सायरन लोगों को जिंदगी बचाने के लिए मानो आखिरी संकेत दे रहे हैं। बात रूस की करें तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए आखिरी करो या मरो की लड़ाई में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अगर वो इस लड़ाई को हारते हैं तो ये उनके शासन का अंत कर देगा और ऐसा वो किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने देश को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से गुहार लगा रहे हैं, जबकि नाटो अपने नफे नुकसान के आधार पर इस युद्ध को तोल रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये लड़ाई कब खत्म होगी और होगी भी तो किस रूप में, इसका जवाब हाल फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। सवाल ये भी है कि इन दोनों देशों के बीच चल रही जंग में क्या अब रूस के खिलाफ नाटो देश पूरी तरह से खुलकर मैदान में आएंगे और ये लड़ाई एक तरह से अमेरिका बनाम रूस के बीच दुनिया के सामने आएगी। ऐसे वक्त में जब करोड़ों करोड़ लोग आने वाली आर्थिक मंदी को लेकर सहमे हैं, तो ऐसे समय आज की तपिश कहीं उनको सालों पीछे ना धकेल दे, जिससे उबरने में न जाने कितना समय लगेगा। दोस्तों, कई जियोपॉलिटिक्स पर करीब से नजर रखने वाले विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस लड़ाई का अंत जल्द नहीं होगा, बल्कि ये और अधिक खूनी होती जाएगी। दोस्तों, अब तो इस बात का भी डर सताने लगा है कि कहीं युद्ध की झल्लाहट और नाटो देशों के उकसावे में पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी कही बातों को पश्चिमी देश हल्के में लेने की गलती ना करें और अपने देश की संप्रभुता के लिए वो किसी भी हद को पार करने में नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस लड़ाई को शुरू हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसमें दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, जिसमें एक तरफ तो अमेरिका और तकरीबन सभी पश्चिमी देश हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ खुलकर चीन खड़ा है और उसके सहयोगी कई देश हैं, जिनमें बेलारूस तो खुलकर यूक्रेन के खिलाफ रूस को अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए राजी हो गया है। दोस्तों, इस युद्ध में अभी कितने फ्रंट खुलेंगे और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी, लेकिन भारत इस युद्ध को लेकर अपना स्टैंड कई बार क्लियर कर चुका है और आगे भी वो इसी भूमिका में रहेगा। क्या है रूस की यूक्रेन के ऊपर मिसाइलों की बारिश करने की वजह? दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि यूक्रेन ने रूस के लाइफलाइन कहे जाने वाले क्रीमिया ब्रिज पर 8 अक्टूबर को जो हमला किया, उसने रूसी राष्ट्रपति की नींद ही उड़ा दी। ये पुल रूस के लिए कितना स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर मायने रखता है, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सर्दियों के मौसम में रूस को अगर बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट रहना है तो उसमें इसका एक खास इलाका बेहद अहम हो जाता है और उस इलाके का नाम है सेवेस्टोपोल। इस स्थान पर पहुंचने के लिए इस ब्रिज से आवाजाही बेहद अहम हो जाती है। यही नहीं, इस इलाके में ही रूस की नेवी का एक बड़ा अड्डा भी है जो पूरे साल एक्टिव रहता है, नहीं तो बाकी के नौसैनिक अड्डे ठंड के मौसम में पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं। रूस की इसी नस को दबाने के लिए यूक्रेन ने इस ब्रिज पर बड़ा अटैक करवाया, जिसके बाद से ही ये कहा जाने लगा था कि रूस यूक्रेन की इस गुस्ताखी का बदला जरूर लेगा। यही नहीं, पुतिन को उकसाने के लिए यूक्रेन के एक नेता ने इसी हमले का एक एपिसोड कहा, जिसके बाद 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन पर जो घातक मिसाइलों की बारिश की, उसने यूक्रेन के साथ ही पूरे नाटो को अंदर तक हिला दिया। बदले की आग में झुलस रहे पुतिन के इस हमले में अकेले 75 से ज्यादा मिसाइलें तो यूक्रेन की राजधानी कीव में गिरी। इसके अलावा रूस
रूस ने यूक्रेन के दक्षिण और पश्चिमी शहरों को भी मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया, जिसमें कई पार्क, यूनिवर्सिटी और फ्रूट ब्रिज मटिया मेट हो गए। मिसाइल हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने आकर यह कहने में भी देर नहीं लगाई कि यूक्रेन ने जो किया वो उसका प्रत्युत्तर था। वहीं व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले दूसरे नंबर के नेता दिमित्री मेदवेदेव ने इस हमले के बाद कहा कि अभी तो बस ये ट्रेलर है और आने वाले समय में यूक्रेन पर ऐसे हमले जारी रहेंगे। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश का हमले का पहला एपिसोड है। G7 देशों की धमकियों का पुतिन पर कोई असर होगा? तो दोस्तों, जिस बोर्ड पर यह युद्ध पहुंच चुका है उस पर यह कह पाना कठिन है कि इसका अंत क्या होगा, क्योंकि रूस के ताजा मिसाइल हमले के बाद आनन फानन में G7 देशों की एक बैठक बुलाई गई और पुतिन को वॉर क्राइम करार दिया गया। तो वहीं यूक्रेन को हर तरह से मिलिट्री, पॉलिटिकली और हर तरह की सहायता देने का वादा किया गया। व्लादिमीर पुतिन की घेराबंदी करने में जुटे G7 देशों ने कहा कि बॉर्डर बदलने की जिन कोशिशों में रूस लगा है वो नाजायज है। G7 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हवाला देते हुए कहा कि रूस उसके हर नियम को तोड़ रहा है और ऐसी स्थिति में उसको अपनी आर्मी को तुरंत पीछे ले जाना होगा। G7 देशों ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके लिए पुतिन की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही जिन इलाकों डोनेस्टेक, लुहांस्क, जोपोरिजिया और खेरसोन को रूस ने अपने देश में मिलाने की कोशिश की, उनको भी किसी भी हालत में जायज नहीं माना जा सकता। G7 देशों ने बेलारूस को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल रूस को किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाए। पुतिन और लुकाशेंको की जुगलबंदी के पीछे की वजह भी जानिए। दोस्तों, भले ही नाटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने बेलारूस को चेतावनी देते हुए कहा हो कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत रूस को ना दे, लेकिन इसका कितना असर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर होगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नाटो देशों से सीधी दुश्मनी उनके देश को युद्ध के बाद कितनी भारी पड़ सकती है और वो एक तरह से हमेशा पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बन रही है उसको आसान भाषा में समझने के लिए आपको बेलारूस की सीमाओं के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसकी वजह से नाटो देशों के माथे की शिकन बढ़ती जा रही है। दरअसल बेलारूस की सीमा 1000 किलोमीटर की यूक्रेन के साथ मिलती है, तो वहीं बेलारूस बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया के साथ ही पोलैंड के साथ भी सीमा साझा करता है। हालांकि अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि बेलारूस में कितनी संख्या में रूसी सैनिकों की तैनाती पुतिन की तरफ से की जाएगी, लेकिन यदि बेलारूस में रूस अपनी सैन्य बैरक बनाता है तो ये पोलैंड के लिए किसी बड़े खतरे के अलार्म से कम नहीं और शायद इसी डर की वजह से पोलैंड ने अपने नागरिकों से तुरंत बेलारूस छोड़ने के लिए कहा है। बेलारूस के साथ पोलैंड के संबंध पहले से तनावपूर्ण रहे हैं और इस नए गठजोड़ के बनने के बाद उसकी परेशानी कितनी बढ़ेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं नाटो को ये लगता है कि जिस तरह से रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं उसकी चिंगारी कहीं उससे जुड़े देशों तक ना पहुंच जाए। लुकाशेंको और पुतिन के बीच क्या कोई गुप्त पैक्ट है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। दरअसल रूस अपने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए हमेशा बेलारूस के साथ अच्छे संबंधों का पक्षधर रहा है और उसके साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने $1.5 बिलियन का कर्ज दिया। यही नहीं, बेलारूस में साल 2020 में हुए आम चुनाव में जब लुकाशेंको पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा तो उस समय भी रूस ने खुलकर न केवल साथ दिया बल्कि उसकी राजधानी मिन्स्क में जब भीड़ हिंसा पर आमादा थी उस वक्त विरोध की आवाज को दबाने के लिए पुतिन ने लुकाशेंको की भरपूर सहायता की थी। क्या भारत रूस के खिलाफ जाएगा? जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है उस दिन से भारत ने इस पर बिना किसी लाग लपेट के अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि युद्ध को डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और इसके लिए भारत दोनों पक्षों से न केवल शांति की अपील करता है बल्कि वो इस मसले को सुलझाने के लिए मध्यस्थ बनने के लिए भी तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों ने भी हमेशा युद्ध को तुरंत रोकने और शांति
शांति बहाल करने की मांग की। इन सब के बीच भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए संयुक्त राष्ट्र में जब भी उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया उससे दूरी बनाए रखी। यहां तक कि भारत ने रूस के साथ दशकों पुराने संबंधों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी आंच नहीं आने दी। ऐसे समय जब अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस पर आर्थिक संकट आने का अंदेशा था, उस समय भी भारत ने उससे तेल की खरीद कर उसे बड़ा सहारा दिया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। भारत इस बात को जानता है कि अमेरिका के साथ आज उसके संबंध नई ऊंचाइयों पर है और रूस का साथ देने पर उसके और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन बिना किसी प्रेशर में आए हुए भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देने में लगा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में पश्चिमी देशों को यह समझा दिया कि देश हित में जो होगा उस फैसले को लेने में भारत किसी की भी नहीं सुनेगा। दोस्तों, आने वाला समय दुनिया के लिए कठिन है, खासकर यूरोप के लिए। रूस से कच्चे तेल और गैस की आयात पर रोक के बाद महंगाई के साथ ऊर्जा संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। यूरोप में सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में वहां के नागरिकों की सर्द रातें कितनी लंबी और कष्टकारी होंगी, इसको लेकर नाटो देशों में चिंता है। वहीं भारत की बात करें तो मंदी का असर भारत पर ना के बराबर होगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की माने तो उसको दुनिया में केवल भारत से ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी लगातार अच्छी रिपोर्ट्स मिलती रहें।